नमस्कार। कृषि कानूनों से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, इसकी सभी बात करने में लगे हुए हैं। इसी बात पर हम चर्चा करते हैं कि कृषि कानूनों से किसानों को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। केंद्र सरकार इस बात पर क्यों अड़ी हुई है कि इन नए कृषि कानूनों को वह वापस लेने को तैयार नहीं है। जबकि किसान सड़क पर हैं, वो नए कृषि कानूनों को वापस लेने की माँग कर रहे हैं। संसद के ज़रिए ये कानून बनाए गए हैं, लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि इन कानूनों को वो नहीं मानते, क्योंकि वो उन ये जो तीनों कानून हैं, ये उनके हितों को प्रभावित करने वाले हैं। उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनको अनुकूल नहीं, प्रतिकूल प्रभावित करेंगे। तो किसानों को और जो आशंका है, वो यह भी है कि सरकार की ओर से मिलने वाली जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यानी एमएसपी है, उसकी गारंटी भी खत्म हो जाएगी। तो आखिर इन तीनों कृषि कानूनों में ऐसा क्या है जिससे यह आशंकाएं उत्पन्न हो गई हैं। तो नए कृषि कानूनों का जो लक्ष्य है, वो यह है कि स्टोर में रखने और मार्केट में बिक्री के लिए आने वाली उपज में तब्दील किया जाए। तो हम यह देखना चाहते हैं कि जो नए कृषि कानूनों का लक्ष्य है, वो क्या है कि स्टोर में रखने और मार्केट में बिक्री के लिए आने वाली उपज में तब्दीली आए। वो जो इस तरह की जो तब्दीली लाना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कि स्टोर में रखना और मार्केट में बिक्री आने वाली उपज है, वो जो रोटेशन चल रहा है वो इसी तरह का ना चले, उसमें बदलाव आए। तो ये जो 3 कानून हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा एक बार बात करते हैं कि ये 3 कानून कौन से हैं। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन 2020, ये जो कानून है, इस कानून के अनुसार किसान अपनी उपज एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की ओर से अधिसूचित मंडियों से बाहर भी बिना दूसरे राज्यों को टैक्स दिए बेच सकता है। तो पहला कानून ये है। दूसरा जो कानून है, वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इसके अनुसार जो किसान है, वो अनुबंध वाली खेती, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, वो कर सकते हैं और सीधे उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तीसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट कानून 2020। इसमें उत्पादन, स्टोरेज के अलावा अनाज, दाल, खाने का तेल, प्याज की बिक्री को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। तो सरकार का तर्क ये है कि ये नए कानून किसानों को ज़्यादा विकल्प देने वाले हैं और कीमत को लेकर भी अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। इसके साथ साथ कृषि बाजार, प्रोसेसिंग और आधारभूत जो संरचना है, उसमें निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अंततः किसानों को फायदा होगा। किसानों के विरोध प्रदर्शन में सबसे बड़ा जो डर उभर कर सामने आया है, वो एमएसपी की व्यवस्था अप्रासंगिक हो जाएगी, इस बात को लेकर आया है और किसानों को अपनी उपज लागत से भी कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस प्रकार का डर किसानों में है। तो इसी डर को केंद्र सरकार को दूर करना चाहिए, जो कि केंद्र सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। एमएसपी व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार कृषि लागत के हिसाब से किसानों की उपज खरीदने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है और फसलों की बुआई के हर मौसम में लगभग 23 फसलों के लिए सरकार एमएसपी तय करती है। हालांकि केंद्र सरकार बड़ी मात्रा में धान, गेहूं और कुछ खास दालें ही खरीदती है। 2015 में शांता कुमार कमेटी ने नेशनल सैंपल सर्वे का जो डेटा इस्तेमाल किया था, उसके मुताबिक केवल 6% किसान ही एमएसपी की दर पर अपनी उपज बेच पाते हैं। इसकी बात हम पहले भी बार-बार कर चुके हैं और डिटेल में इसके बारे में हम आपको बता भी चुके हैं कि मात्र 6% किसान ही ऐसे हैं जो अपनी फसल को एमएसपी पर बेच पाते हैं। तो किसान ही एमएसपी की दर पर अपनी उपज बेच पाते हों, ऐसे केवल 6% ही हैं। तो केंद्र सरकार के इन तीनों नए कानूनों से एमएसपी सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होती है, ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि एमएसपी इससे प्रभावित होती है। हालांकि एमएसपी से अधिसूचित ज़्यादातर सरकारी खरीद केंद्र सरकार
पंजाब, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों से करती है, मुख्य तौर पर पंजाब और हरियाणा से। तो किसानों को जो डर है वो ये है कि एमएसपी मंडी से बाहर टैक्स मुक्त कारोबार के कारण सरकारी खरीद प्रभावित होगी और धीरे-धीरे यह व्यवस्था है, यह अप्रासंगिक हो जाएगी। इसलिए एमएसपी को सरकारी मंडी से लेकर प्राइवेट मंडी तक अनिवार्य बनाया जाए, ताकि सभी तरह के खरीदार, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, वो कम से कम एमएसपी की दर पर खरीदे। कोई भी अनाज एमएसपी की दर से नहीं खरीदा जाना चाहिए। किसानों का मुख्य तौर पर डर यही है।